जिसके शेयर कभी ना कभी आपने ज़रूर खरीदे होंगे और हो सकता है कि आज भी आपके पोर्टफोलियो में इसके शेयर मौजूद हों। मैं एक ऐसी कंपनी की बात करने जा रहा हूं जो सिर्फ रेलवे को फंड करती थी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये कि अब ये कंपनी पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर गेम को बदलने की तैयारी कर रही है और करीब 2030 तक यानी अगले 4 साल में 3 लाख करोड़ का बिजनेस करने का प्लान कर रही है। तो कौन सी है वो कंपनी, क्या काम करती है ये कंपनी और कितनी दमदार है ये कंपनी, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लिए जरा ये सस्पेंस से पर्दा उठा देता हूं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IRFC की, जो अभी तक रेलवे की फाइनेंसिंग का बैकबोन कही जाती है, लेकिन अब ये कंपनी अपने सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही है। अभी तक IRFC का काम सीधा सा था, मार्केट से सस्ता पैसा उठाना और उसे इंडियन रेलवेज को दे देना ताकि ट्रेन, कोच और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उससे जुड़ा बन सके। पिछले कई सालों में इस कंपनी ने लाखों करोड़ रुपए का फंड रेलवे सेक्टर में लगाया है और यही वजह है कि इसे एक स्टेबल PSU माना जाता है। लेकिन अब कहानी बदल रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक IRFC ने 2030 तक करीब 3 लाख करोड़ रुपए के लोन सैंक्शंस करने का टारगेट रखा है और इसमें से लगभग 70% रकम एक्चुअली डिसबर्स भी की जाएगी, मतलब एक्चुअली हाथों में दी जाएगी फिजिकली तौर पर। यानी सीधा मतलब यह है कि अगले कुछ सालों में यह कंपनी भारत के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड करने वाली है। अब सवाल यह है कि यह पैसा जाएगा कहां। पहले IRFC सिर्फ रेलवे तक सीमित थी, लेकिन अब यह कंपनी रेलवे के बाहर भी एंट्री लेने जा रही है। जैसे एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े कोई प्रोजेक्ट्स हैं देश के अंदर, उनमें ये हिस्सा लेने जा रही है। यानी IRFC अब IRFC 2.0 मोड में आ चुकी है, जहां सिर्फ रेल के लिए निवेश नहीं किया जाएगा बल्कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका प्लेग्राउंड होगा। और ये बदलाव छोटा नहीं है, बड़ा है। कंपनी का प्लान है कि करीब 20 बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड किया जाए, जहां हर एक प्रोजेक्ट का साइज लगभग 15,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। मतलब ये वो प्रोजेक्ट्स होंगे जो देश की ग्रोथ स्टोरी को डिफाइन करेंगे। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज समझने वाली है। भारत सरकार का जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, उसमें हर सेक्टर में लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है और IRFC उसी मौके को पकड़ने की कोशिश कर रही है। यानी जहां पूरा देश इंफ्रा बिल्ड कर रहा है, वहां IRFC पैसा देकर उस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि IRFC ही क्यों, क्या और कोई कंपनी नहीं है? तो इसका जवाब है इसका बिजनेस मॉडल। दरअसल IRFC के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और वो ये है कि इसका लो कॉस्ट बोरोइंग, मतलब कंपनी बहुत सस्ते रेट पर पैसा उठाती है और रिलेटिवली हाई रेट पर लोन देती है, जिससे मार्जिन बनता है। दूसरी बात ये कि इस कंपनी की सबसे बड़ी जो ताकत है ना, वो है इसका 0 NPA ट्रैक रिकॉर्ड। यानी अब तक इसका लोन खराब नहीं हुआ है, जो किसी भी NBFC के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और यही वजह है कि अब कंपनी कॉन्फिडेंट है कि वो रेलवे के बाहर भी सेफली एक्सपेंड कर सकती है। लेकिन असली गेम यहीं से शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ ग्रोथ नहीं होती है, रिस्क भी तो होता है। अब तक IRFC का क्लाइंट मेनली गवर्नमेंट बैकएंड इंडियन रेलवे रहा है, जहां डिफॉल्ट का रिस्क बहुत कम था। लेकिन जैसे ही कंपनी प्राइवेट या दूसरे सेक्टर्स में जाएगी तो रिस्क लेवल बढ़ सकता है। इसलिए IRFC के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो ग्रोथ और सेफ्टी के बीच बैलेंस कैसे बनाती। अब अगर नंबर की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने करीब 35,000 करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट किया, जो इसके टारगेट से ज्यादा था, जिसमें से 25,000 करोड़ रीफाइनेंसिंग में गया और 10,000 करोड़ नए सैंक्शंस प्रोजेक्ट्स में लगाया गया। इसका मतलब डिमांड ऑलरेडी स्ट्रांग है, बाजार में डिमांड है, जरूरत है पैसे की और आने वाले सालों में ये और बढ़ भी सकती है। साथ ही कंपनी अपने मार्जिन बढ़ाने के लिए नॉन रेलवे लेंडिंग्स पर फोकस कर रही है, क्योंकि वहां मार्जिन ज्यादा होता है। यानी सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो IRFC अब सिर्फ वॉल्यूम नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाना चाहती है। और अगर आप बड़े पिक्चर में देखें तो भारत सरकार भी इंफ्रा को पुश कर रही है। बजट में कैपेक्स लगातार बढ़ रहा है
और रेलवे प्रोजेक्ट्स को तेजी से अप्रूव किया जा रहा है। इसका सीधा फायदा आईआरएफसी जैसी कंपनियों को मिलता है क्योंकि फंडिंग वहीं से आती है। अब यहाँ एक इन्वेस्टर वाला एंगल भी समझना जरूरी है। आईआरएफसी पहले एक स्लो और स्टेबल पीएसयू थी, लेकिन अब ये एक ग्रोथ स्टोरी बन सकती है। अगर ये डाइवर्सिफिकेशन सही तरीके से एग्जीक्यूट करती है तो अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए हर ग्रोथ स्टोरी के साथ एग्जीक्यूशन रिस्क आता है, जुड़ा होता है, और आईआरएफसी के लिए अगले 3 से 5 साल बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं, क्योंकि अगर ये 3 साल या 5 साल 3 लाख करोड़ का टारगेट अचीव करने में कामयाब रही ये कंपनी इस टाइम पीरियड के होराइजन में, तो ये कंपनी सिर्फ रेलवे फाइनेंसर नहीं रह जाएगी, बल्कि इंडिया की टॉप इंफ्रा फाइनेंसिंग कंपनियों में शामिल हो सकती है। लेकिन अगर कहीं स्ट्रैटेजी फेल हो गई तो इसका असर सीधे इसके मार्जिन्स और वैल्यूएशन पर दिखेगा, जो कि नेगेटिव भी होगा, और जाहिर तौर पर उसका इंपैक्ट बाजार में निवेशकों पर जो पैसा लगाते हैं, जो दाव लगाते हैं, उन पर भी पड़ सकता है। तो अब सवाल आपसे, क्या आईआरएफसी का ये एग्रेसिव एक्सपेंशन सही मूव है? क्या ये पीएसयू अब मल्टी बैगर बन सकती है या रिस्क ज्यादा दिखाई देता है? क्योंकि कहानी तो अभी शुरू हुई है और 2030 तक इसका असली क्लाइमैक्स, इसका असली परिणाम देखने को मिलेगा। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में